महसूस अलग अलग हो सकते हैं। स्ट्रगल के टाइम पे जब इंसान कठिनाइयों से गुजरता है तो हो सकता है उस टाइम पे कुछ दर्द हो, मगर मैं सही बताऊं तो हमने कभी खुद भी नहीं सोचा था कि ये एक दिन ऐसी जगह पे सिलेक्शन होगा। पैसों का अभाव रहा, पैसों का अभाव इस कारण से रहा कि मम्मी जी जितना कर पाती थी उससे ज़्यादा मतलब उन्होंने मुझे दिया। और देर रात तक जगाते हैं सपने, अपनों से दूर कराते हैं सपने, अगर खुद में हो जज्बा तो सफलता के शिखर पर पहुंचाते हैं सपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पत्रकार बाबू में व्यक्तित्व। मैं आपके साथ हिमांग चंद। आज के शो हमारे व्यक्तित्व में वो शख्स मौजूद है जिसने संसाधनों के अभाव होने के बावजूद अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए कभी भी उन संसाधनों का अभाव नहीं समझा और उनको रोड़े नहीं आने दिया। यानी उसने अपने गंतव्य को अचीव करने के लिए हर तरीके की मेहनत करी और शायद इसी वजह से न केवल उसने अपने गांव और शहर का नाम रोशन किया बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया। आज हम बात कर रहे हैं सूरज प्रसाद मिश्रा की। सूरज प्रसाद मिश्रा ने नासा में होल ओवर द वर्ल्ड 3rd रैंक सिक्योर करी और इसरो में होल ओवर द इंडिया 1st रैंक सिक्योर करी और TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में होल ओवर द इंडिया 2nd रैंक सिक्योर करी। सूरज से हम बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने इस सफर को कायम रखा और इतनी बड़ी अचीवमेंट करी। लेकिन उससे पहले आप सूरज के बारे में हमारी ये रिपोर्ट देखें। कहने को तो सूरज प्रसाद मिश्रा मात्र 23 वर्ष के हैं, लेकिन उन्होंने जो इतनी छोटी उम्र में कर दिखाया वो असामान्य है। असामान्य इसलिए भी क्योंकि सूरज जब मात्र 12 वर्ष के थे तब उनके पिताजी का दुखद निधन हो गया था। तब सूरज की मां ने जमीन बेचकर और कठिन परिश्रम करके सूरज को पढ़ाया। सूरज ने भी उसी तरह से मेहनत की जिस तरह से उनकी मां ने उनके भविष्य को संवारने के लिए की। सूरज ने अपने बीटेक के दौरान ही मेड इजी के भोपाल सेंटर को ज्वाइन किया और गेट में ऑल इंडिया रैंक की 7th पोजीशन हासिल की। इसके बावजूद सूरज शांत बैठने वालों में से कहां थे और फिर सूरज ने सफलता की और बड़ी दास्तान लिखने के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखी और इसरो में ऑल इंडिया रैंक पहली पोजीशन हासिल कर टॉप किया। लेकिन सूरज का सपना तो अमेरिका के अंतरिक्ष विभाग यानी नासा में वैज्ञानिक बनने का था। इसलिए उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा और वर्ल्ड की बेस्ट स्पेस एजेंसी यानी नासा में होल ओवर द वर्ल्ड 3rd रैंक सिक्योर की। कवि हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सूरज मिश्रा के लिए पूर्ण रूप से सही चरितार्थ होती है। आगे की उनकी सफलता और संघर्ष भरी कहानी सुनाएंगे उन्हीं की जुबानी। सूरज, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो व्यक्तित्व में। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा चल रहा है सब कुछ। कैसा लगता है आपको कि अब आप नासा पहुंचने वाले हैं, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्पेस एजेंसी में? अगर महसूस करने की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगा कि महसूस अलग अलग हो सकते हैं। स्ट्रगल के टाइम पे जब इंसान कठिनाइयों से गुजरता है तो हो सकता है उस टाइम पे कुछ दर्द हो, पर हर दर्द का एक अपना एहसास होता है और हर सफलता का भी एक अपना एहसास होता है और दोनों को अचीव करने के बाद दोनों का एक अपना अपना वजूद है। जो दर्द का एहसास है वो थोड़ा पहले आता है, जो सफलता का एहसास है वो थोड़ा बाद में आता है, तो दोनों का अपनी अपनी जगह पे एक अच्छा फीलिंग्स है। जो आपने दर्द की बात कही, वो दर्द किस तरीके का दर्द आप कहना चाहेंगे? अगर दर्द की बात करें तो स्ट्रगल्स कह सकते हैं। बैठ के जब कोई आपके पास ना हो और दिमाग मतलब मन को कंसंट्रेशन करके एक जगह पे लगाना हो, इतनी सारी डाइवर्जेंस हैं और इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, उन इन्फॉर्मेशंस में से अपनी सही इन्फॉर्मेशन को क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें छोड़नी है, किन इन्फॉर्मेशन पे वर्क करना है, किन इन्फॉर्मेशन को छोड़ देना है। क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्या है कि इन्फॉर्मेशन है, लिस्ट ऑफ बुक्स हैं, लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बुक्स हैं। हाँ, आपको डिसाइड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज आज के समय में रिसोर्सेज का होना नहीं, रिसोर्सेज के ज्यादा होने का है। रिसोर्स ज्यादा होने के कारण लोग उसमें फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं कि हमको इधर पढ़ना चाहिए, इधर पढ़ना चाहिए। तो अपने ऑप्टिमाइज रखें खुद को, कहाँ पे हमको काम करना है, कहाँ पे काम नहीं करना है, वो सारी चीजें देखते रहें। सूरज, आपकी जो सक्सेस की स्टोरी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है। और ये जो स्टोरी है जब मैंने सुना तो काफ़ी मैं भावुक भी हुआ। तो कैसे एक किसान परिवार का बेटा
उसके जहन में आता है इतना बड़ा कुछ कर दिखाने का? सर मगर मैं सही बताऊं तो हमने कभी खुद भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसी जगह पे सिलेक्शन होगा और फिर यूएसए से बुलावा आएगा और जाना पड़ेगा, सारी चीज़ें ऐसी होंगी। हमने तो बस जस्ट हर स्टेप को फॉलो किया और हर दिन अपना बेस्ट दिया। हर दिन हमारे पास चुनौती थी, हर दिन अपना एक चुनौतीपूर्ण था। बचपन में ही पिताजी नहीं रहे और उसके बाद फिर पैसों का अभाव रहा। पैसों का अभाव इस कारण से रहा कि मम्मी जी थी, मम्मी जी जितना कर पाती थी उससे ज़्यादा मतलब उन्होंने मुझे दिया और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खुद की सारे शान शौकत उन्होंने कभी नहीं देखी मेरी पढ़ाई के लिए। और सारी चीज़ें आज मैं जो भी हूँ, मेरी सफलता और असफलता से जो भी अलग करके मुझे देखा जाए तो मैं यही कहूँगा कि मेरी सबसे बड़ी सफलता अगर कुछ भी है तो उनके बेटे होने में। उससे ज़्यादा मैं कुछ भी ना कभी सफल हो सकता हूँ और उससे ज़्यादा ना ही मैं कभी कुछ हासिल कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो शुरुआत की आज भी मुझे याद है। जब मतलब क्लास 10th में गांव से पास आउट हो गया था, मुझे रीवा जाना था, तो एक छोटी सी स्टोरी है कि हमारे यहाँ बरुआ का संस्कार होता है ब्राह्मण में, तो उसमें मामा जी मनाने जाते हैं। अच्छा। तो हमको मामा जी ने हमारे कुछ रुपए दिए थे और कुछ चीज़ें और भी मिलती हैं बहन बुआ की तरफ से, वो हमने पैसे इकट्ठे कर रखे थे। तो हमारी मम्मी ने और जोड़ा, फिर हमने उससे फर्स्ट मंथ ऑफ जो हमने रूम लिया रीवा में उसका किराया दिया। फिर उसके बाद मम्मी ने कुछ भैंस वगैरह रखी थी तो उससे घी दूध वगैरह बेच के पैसे देती थी और उससे हम लोग मतलब वो 800 रुपये इतना चैलेंजिंग होता था। मेरे रूम का रेंट था 800 रुपये। वो 800 रुपये ही आज आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में सबसे सफल कारगर हुए हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता था वो 800 रुपये भी हम टाइम से पे नहीं कर पाते थे, पर हमारी वो मकान मालकिन हमको आज भी याद है। अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो आपको थैंक यू सो मच। दीक्षित आंटी जी थी। तो अगर दीक्षित आंटी अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो आपके यहाँ जो रेंट में रहते थे सूरज प्रसाद मिश्रा, वो आपको थैंक यू कह रहे हैं और आप आशीर्वाद दीजिए कि और भी आगे ये नाम रोशन करें, इसी तरीके से आपको हमेशा याद भी रखें। तो सूरज, आपने बताया कि जैसे आपके पापा बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे, शायद मुझे याद है जहाँ तक मैंने पढ़ा कक्षा 8वीं में थे आप। तो आपने बताया भी अभी कि फाइनेंशियल बैरियर्स काफ़ी देखने को मिले, तो किस तरीके से उन फाइनेंशियल बैरियर्स को तोड़ते हुए आप आगे बढ़े, कोचिंग्स भी आपने करी, तो किस तरीके से आपको वहाँ पर हेल्प सपोर्ट मिला? फिर सर मैं ये कहूँगा कि जैसे अगर बैरियर्स की बात की जाए तो बैरियर्स हम एक जो है फिजिकली महसूस कर लेते हैं, एक होता है मेंटली महसूस कर लेते हैं। तो ये जो मनी था हम लोगों के लिए बैरियर, ये हम लोगों को केवल मेंटल लगता था। मैं 5000 रुपए लेके कोटा चला गया था, कोटा राजस्थान कोचिंग करने। ये मेरी मतलब ऐसा था कि मैं ये जानता था कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ उसके बाद मैं कोचिंग कर लूँ। मैं 5000 रुपये लेके गया, वहाँ एडमिशन ले लिया, 5000 रुपये में रूम ले लिया, मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। फिर मेरी मम्मी ने यहाँ से अरेंज करके पैसे भिजवाए। अगर मैं ये सोच के जाता कि जब तक मेरे पास पूरे पैसे नहीं हो जाएंगे तब कोचिंग के जमा करने के, तब तक मैं कोटा नहीं जाऊँगा, तो शायद मैं कोटा ना जा पाता। और मतलब जो कोचिंग सेंटर थी जो मैंने IIT JEE की कोचिंग की, वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से मुझे ऐसा मतलब कि मेरी ज़िंदगी ना 180 रोटेट हो गई थी पूरी। वहाँ पे जाके मैंने मैच देखना बंद कर दिया। अच्छा, मैच के शौकीन थे क्या? मैच के बहुत मतलब मैच देखना हमारे घर में एक ट्रेंड था। मैं भी कक्षा 8वीं तक काफी शौकीन रहा और फिर उसके बाद मैं भी इस चीज को अपने शौक को खत्म कर दिया। वहाँ पे जाके बिल्कुल अब मैच से पूरा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। कोई देखता भी है तो भी मैं नहीं देखता, कोई मतलब ही नहीं रहता मेरा। और वहाँ पे बहुत सारे मतलब लोगों से मिलना कम हो गया। मैं बहुत फ्रेंडली था, बहुत सारे दोस्त होते थे मेरे। तो फिर इंट्रोवर्ट टाइप हो गए? हाँ, वहाँ पे जाके इंट्रोवर्ट। और ये एक हकीकत भी समझ में आने लगी कि जिंदगी की हकीकत कैसी है, ऐसी नहीं है, ऐसी है। और मेहनत सुबह से लेके शाम तक, ये सारी चीज़ें थी। वहाँ कोटा ने बहुत कुछ सिखाया। मैं वहाँ पे रूम का रेंट कैसे मेरी मम्मी पे करती थी, जब मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं। तो कभी भी आप खुद पे बिलीव करना उन सारी चीज़ों पे बहुत कठिन हो जाता है जब हम पलट के देखते हैं। और कभी मुझे याद आता है कि हमने 2000 रुपये के लिए कैसे कैसे लोगों के आगे हाथ जोड़े, आपको यकीन भी नहीं कर सकते। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि मतलब 2000 रुपयों के लिए मम्मी ने क्या क्या किया होगा मुझे नहीं पता है। बड़ा थैंक इमोशनल हो जाते होंगे उस वो मैं याद सिनेरियो को याद करके। खुद पे भी कभी बिलीव नहीं होता कि मतलब ऐसे हुआ होगा, पर चलिए ठीक है, जो हुआ तो अच्छे के लिए हुआ।
जो भी होता है अच्छे के लिए हाँ। होता है, कहा जाता है। और जिनके यहाँ मैं कोचिंग किया था उन्होंने मुझे स्पेशली फ़ोन किया और मुझे थैंक्स कहा। श्री नितिन विजय जी जो डायरेक्टर हैं मोशन के, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और थैंक यू कहा और कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा। तो वो वक्त कुछ और था, वो तो सबकी लाइफ में ही होता है। जहाँ तक मैंने सुना है कि आप बीटेक के दौरान ही आपने शुरू कर दिया था अपना कोचिंग करना गेट को लेकर के। पहले मैं 12th तक अपनी लाइफ को नोटिस नहीं करता था। मैं सिर्फ मेहनत करता था, ऑब्जर्वर नहीं था। अच्छा। वहां पे जाके जब मेरे रिजल्ट कम आना शुरू हुए कोटा में, तब मैंने वहां पे पहली बार मुझे फैल का एहसास हुआ, मेरे नंबर कम आए। और वो ऐसा एक पॉइंट था जहां पे मैंने अपना सब कुछ डाल दिया था। मेरे पास जो भी पूंजी थी वो हमने लगा दी। मैं जितनी मेहनत कर सकता था, मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा मेहनत मैं आप कभी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं पता। पर मैंने अपना 100% दिया था वहाँ पर जाके। जो मुझे आज भी याद है, मैं 4 घंटे 5 घंटे से ज़्यादा तो शायद ही कभी सोया होऊंगा, 5-6 घंटे ही ऐसे ही सोता था और पूरी दिन मेहनत करता था। कोचिंग 2:30 से कोचिंग होती थी 9:30 तक, फिर वहाँ से आके 2 बजे तक पढ़ना, फिर सुबह 7 बजे उठ जाना, फिर 12 बजे के पहले 3-4 घंटे पढ़ना। उसके बाद जब मैं फेल हुआ तो मुझे एक चीज़ एहसास हुआ कि कोई भी चीज़ के लिए एक ऑब्जर्वर होना और विद इन द टाइम आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओ, तभी आप सफल हो सकते हो। अगर आप टाइम लिमिट के आउट जाके आप ऑब्जर्व करते हो तो सिर्फ आप रिग्रेट कर सकते हो। उससे ज़्यादा आपको रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। विद इन द टाइम, विद इन द एज लिमिट, विद इन द, क्योंकि लाइफ केवल एज है और आपको विद इन द टाइम आपको वो चीज़ ऑब्जर्व कर लेनी है, पकड़ लेनी है कि हमको जीवन में ये करना है और हमको ये चीज़ करने के लिए अभी इतना एफर्ट करना ही होगा। जैसे कल मुझे कहीं जाना है तो उसके लिए मुझे आज इतनी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए जिससे मेरा कल का काम हो जाए। तो वहाँ से मैंने ये सीखा था कि इस बार मैं कुछ भी प्रिपरेशन करूँगा। वहाँ से जब मैं फेल होके लौट रहा था, इतना पहले शुरुआत करूँगा कि मेरी तैयारी 1 साल पहले ही पूरी ओवर हो जाए। और वैसा ही हुआ। हमको TFW में कॉलेज मिल गया, तो कॉलेज की फीस नहीं लगती थी। अच्छा। और हमने क्या किया, मम्मी की हेल्प से लोन उठा लिया बैंक से, KCC से। तो किसान क्रेडिट कार्ड से। हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड से। और उसके बाद हमने प्रोसेस शुरू की अपनी मेडिजी की। और पहली बार जब मैं फर्स्ट ईयर में था और मेरा ED का पेपर था, मुझे आज भी याद है, दूसरे दिन मेरा ED का पेपर था, उसके पहले दिन मेरी कोचिंग थी। तो मैं उस दिन भी कोचिंग गया था और वहाँ से मैंने शुरुआत की। और थर्ड ईयर में, जब मैं थर्ड ईयर में था तभी मैंने TIFR दिया और उसमें ऑल इंडिया रैंक 2nd आ गई थी। उसके बाद 4th ईयर आते आते तो इतना सबको श्योर था कि मतलब मैं अच्छा करूँगा। मेरे टीचर्स, मेरी फैकल्टी जो भी थी। आपने बताया TIFR में आपकी 2nd रैंक आ गई, उसके बाद आपकी फैकल्टीज़ को बड़ा विश्वास हो गया था आपके ऊपर कि आप कुछ अच्छा दिखा पाएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो ये जो नासा वाला आपका रुख होता है कि नासा जाना है, मुझे नासा में कुछ साइंटिस्ट, मतलब एक साइंटिस्ट बनना है, तो उसकी जो प्रोसेस थी, वो प्रोसेस कहाँ से आपको पता चला कि ये नासा के बारे में, फिर नासा में किस तरीके की प्रोसेस होती है, वो क्या प्रोसेस है? दरअसल मैं 2018 में जब गेट का रिजल्ट खुला मेरा, तो मेरा बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। अच्छा। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मैं टॉप 20 टॉप 30 पे आऊँगा और वो था 130। अच्छा। हाँ। और उसी दिन मुझे मतलब क्लास में बुलाया गया था। एक स्वाति लड़किया करके लड़की है, मेरी दोस्त है। वो 2-3 PSUs में सिलेक्टेड है, IUCL, ONGC वगैरह, उनकी 36 रैंक है। अच्छा। तो मैंने तो भोपाल की पास आउट है मेरी बैच की। ओके। तो हम और वो दोनों स्टेज शेयर करने वाले थे। अच्छा। हाँ, और दोनों क्लासमेट भी रहे। उनकी हाँ। 36 थी, हमारी 130 थी। हमने दोनों ने शेयर किया, सारे वीडियोज वगैरह, फोटोग्राफिक्स वगैरह, सब सारी चीज़ें हुई। और मेरा एक जूनियर है राजीव, जिसके साथ मैं हमेशा रहता था वहाँ पर। ये आप जूनियर मत कहिए, छोटे भाई ही कह लीजिए। हाँ, क्योंकि वो इतने क्लोज हैं। अब देखिए, सगे भाई नहीं है मेरे वैसे, है ना, सगी कहते हैं ना कि खून का रिश्ता वो चीज़ नहीं कर दिखाता जो एक आपका अननोन पर्सन कर दिखाता है। तो वो मेरी पढ़ाई को, मतलब वो मुझसे बात करें या ना करें फ़ोन पे, हम कभी कभी
10-10 दिन 15-15 दिन कभी भी बात नहीं करते, बट हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहते हैं एक सिंगल फ़ोन कॉल के लिए। तो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, और उन्होंने भी कंप्यूटर साइंस से ओलंपियाड क्वालिफाई किया है। तो उन्होंने कहा कि भैया आप जो हो रहा है तो होने दीजिए, आप करिए, कुछ और करिए। फिर उसी के बाद इसरो का रिजल्ट आया उसी के टाइम पे, तो उसमें फर्स्ट रैंक आ गई। फिर ऐसे ही चीज़ें शुरू हुई, और मैंने सोचा उसी टाइम पे सोच लिया था जब गेट का रिजल्ट खुला था, जब 130 आई थी, तो मैंने सोच लिया था कि एक बार तो और देंगे। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट तो अभी गेट के लिए बनता है, क्योंकि आपने तो 3 मेरा जो attempt दिए। रिजल्ट है ना वो मेरे एक्सपेक्टेशन से परे था। हाँ, तो मैंने कहा था कि दूंगा। फिर अगले बार जब मैंने दिया तो मेरी 82 आई। 82 आने के बाद बाला सर का कॉल आता है, बोलते हैं कि नासा में जॉब प्रोफाइल क्रिएट कर लो। तो नासा मतलब कि usagovernment.com करके उनकी वो है एक वेबसाइट, USA गवर्नमेंट जॉब करके है, उसमें रिज्यूम बनाना होता है। तो बोल रहे तुम्हारे पास 2-3 स्कोर कार्ड हैं, तो तुम एक रिज्यूम बिल्ड कर लो उसमें। और मैं तब तक इसरो भी छोड़ चुका था। अच्छा, हाँ, इसरो ये था escape कि कर ये दिया था। हाँ ये था अपना ये था कि अभी कुछ और करना है, अभी जॉब तो नहीं करनी। मेरा ये शुरू से था कि जॉब अभी नहीं करनी। जॉब मैं 25 की ईयर तक पढ़ूंगा, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था पिताजी को अपने। पिताजी लास्ट स्टेज में थे, तो बैठते थे मेरे पास में, तो काफ़ी पीठ पे हाथ रख के बोलते थे कि पढ़ना खूब, बहुत संघर्ष आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, पढ़ाई करना है बहुत। तो मैं हमेशा कहता था, सोचता था मन में कि पढ़ेंगे खूब, चाहे जो हो जाए। तो ये मेरे दिमाग में बहुत पहले से था कि मैं जॉब तो इतना जल्दी किसी की नहीं करूँगा, चाहे मुझे कोई कितना भी ऑफर दे, कुछ भी कहे, कुछ कितने भी सारे ऑफर्स आए, पर मैं कभी मतलब आपने अपने पापा की आखिरी इच्छा हाँ, को ये था कि मैं 25 तक अपना जी जान लगा के पढ़ूंगा, 25-26 तक। उसके बाद जो होगा वो फिर भगवान की सोचेंगे। मर्जी है, जो किस्मत में लिखा होगा जितना, उसको कोई बदल नहीं सकता। हमारा जितना है वो 100% देंगे। उसके बाद हमने क्या किया कि रिज्यूम अपलोड किया अपना, और अपलोड नहीं करना होता, उसमें टेम्पलेट्स दिए होते हैं, आप उसमें क्लिक करिए, टेम्पलेट्स में आपने ये किया है तो इसमें लिखिए और अपना स्कोर कार्ड नीचे अपलोड करिए। उसके बाद आपको कुछ फीस सबमिट करनी होती है, उनकी $500 समथिंग फीस होती है, कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि वो बदलते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। जैसे कभी गेट की फीस मतलब कम थी, अब बढ़ जाती है, जैसे IITs वगैरह की भी हैं। तो वो बढ़ भी सकती है। उसके बाद प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उनका, मतलब प्री स्टेज का एग्जाम होता है, जो मैथमेटिकल, रीजनिंग एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने रीजनिंग एप्टीट्यूड में बहुत वर्क कर रखा था अपने गेट के पीरियड में, और मैथ में, तो वो मेरा बहुत अच्छे से वो आपको हेल्पफुल रहा काफ़ी। उसके बाद तो फिर 11th राउंड टेक्निकल थे, 3 राउंड उनके पर्सनल थे, तो हर राउंड की अपनी एक कहानी थी। हर राउंड का मतलब टीचर्स, थैंक यू सो मच, जो ये भगवान यहाँ तक पहुँचने के लिए हाँ, सबसे ज़्यादा एफर्ट उन्हीं ने किया। हर एक सब्जेक्ट के लिए मेरे पास जो टीचर्स थे, उन्होंने मेरे ही बराबर मेहनत की। मैं कभी भी मतलब बाला सर और राम सर और सुंदरम सर, सागर सर, रवि सर, ये जितने भी फैकल्टीज़ हैं, तो मेरे पास कुछ स्टोरीज हैं। राम सर मेरे रूम पे जहाँ पे मैं रहता था, वहाँ पे आते वो। अच्छा, हाँ, मेडिजी गेस्ट हाउस कुछ दूर था हमारे यहाँ से, उस रूम से 7 मिनट की दूरी पर था। वो मेरे रूम आते, और हम दोनों सुबह मतलब कभी टहलने जाते, आते अच्छा, तो रूम पे साथ में टाइम थोड़ी सा और आते रूम पे बैठते और चीज़ें बताते कि ऐसे से ऐसा बोर्ड लगा लो, ऐसे से ऐसी चीज़ें कर लो। तो वो उनका एक्सपीरियंस होता। बाला सर के साथ ऐसा था कि मैं उनसे इमोशनली, बाला सर से शुरू से बहुत लगाव हो गया था, क्योंकि वो थोड़ा हिंदी भी समझ पाते थे, और जब मैं सेकंड ईयर मतलब ज्वाइन किया था फर्स्ट ईयर में, तब मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो मैं उनसे शुरू से थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्टेड हो गया था। तो 1 बजे रात, 2 बजे रात, मुझे कभी ऐसा होता था कि प्रोसेस के दौरान कि मैं ज़िंदगी में कर क्या रहा हूँ, मेरी रैंक ऐसी है, अभी मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, मैंने जॉब छोड़ दी, अब क्या हो जाएगा सिलेक्शन नासा में तो ठीक है, अगर नहीं होगा, अगर फेल हो जाते हैं तो जो ये हर राउंड की फीस लग रही है, हाँ, दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा। तो वो हमेशा रात को भी फ़ोन उठाते, बोलते सो जाओ, कभी वीडियो कॉल करते, समझाते। तो वो एक जो मतलब 2.5 ईयर एग्ज़ाम चला, मतलब आप फरवरी 2019 से लेके 2021 को मई जून के अप्रॉक्स में रिजल्ट आया था। तो ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन था पूरा,
उसमें उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। और फिर उसी 2020 में मैंने गेट भी लिखा, तो उसमें मेरी 7th रैंक आ गई। तो फिर एक वो जो गेट का था अपना दिमाग में, तो 2020 में मैंने सिर्फ 20 डेज गेट के लिए प्रिपरेशन किया था। आपने बताया था कि 20-30 गेट में आपकी 82 रैंक आई थी, कौन से सेकंड अटेम्प्ट में आई थी? हाँ जी। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, एक मेरे नोन है हिमांशु गुप्ता, जी। भोपाल के पास ही एक सीहोर जिला है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो वो क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे थे। जी। पहले साल में उनका क्लैट में 12th के बाद उन्होंने दिया, तो उनका अराउंड अच्छा रैंक नहीं आया था। उनका एक ड्रीम था कि सिर्फ वो बेंगलोर NLU चाहिए उनको। तो बेंगलोर NLU के लिए उन्होंने दूसरी साल इतनी जद्दोजहद करी, इतनी मेहनत करी कि होल ओवर द इंडिया उन्होंने 5th रैंक सिक्योर करी। तो ये काफी मतलब उनका जो स्ट्रगल का था वो एज सिमिलर टू आपका, तो मुझे थोड़ी सा नहीं, मेरा तो कभी ऐसा नहीं था कि मैं फेल हो जाऊंगा तो कुछ नहीं, मतलब मैं सिमिलर इन द सेंस कि एक जिद थी कि मुझे करके दिखाना है। मेरा ऐसा था ना, मेरा आज भी ऐसा है कि मैं गेट कभी रिजल्ट के लिए नहीं लिखूंगा। कभी ऐसा नहीं कि मुझे गेट से PSUs की जॉब चाहिए या गेट से मुझे IIT चाहिए। मैं पहले से ही IIT दिल्ली का ड्रॉप आउट हूँ, तो मुझे कोई IIT की एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं गेट ऐसा है कि मैं खुद को चेक करने के लिए लिखूंगा। हाँ, अभी मैं 21 का अभी UPSC देने जा रहा हूँ। 21 का UPSC मेरे एग्जाम्स होने ही वाले हैं, मेंस। तो उसके बाद अगर मैं कुछ कर पाता हूँ मेंस एग्जाम के बाद, जैसे अगर मेंस वगैरह हो जाता है मेरा अच्छे से सब कुछ हो जाता है, तो फिर मैं लिखूंगा गेट। 21 का फॉर्म डालूंगा। फिर से गेट लिखेंगे आप? बिल्कुल मैं फिर से आप अपने आप को देखना चाहेंगे कि कितना? बिल्कुल मैं 1-1.5 महीने प्रिपरेशन करूंगा और मैं ये चाहता हूँ। और फिर नासा का क्या रहेगा आपका? जब भी मुझे मौका मिलेगा इंडिया में आके परफॉर्म करने का, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, चाहे वो प्रोजेक्ट बेसिस हो, मेरे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, अच्छी कंपनियों से मुझे रिप्यूटेशन में बुलाया जाता है। चाहे वो प्रोजेक्ट बेस में हो, चाहे वो एग्जाम बेसिस में हो, या किसी गवर्नमेंट की हेल्प के बेसिस में हो, जब भी मुझे लगेगा और मुझे वहाँ से छुट्टी मिलती है और अगर, तो मैं बिल्कुल आऊँगा। सूरज, हमारे इस शो को काफ़ी लोग देख रहे होंगे, काफ़ी दर्शक देख रहे होंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से ये जो आपने स्टेप लिए नासा तक पहुँचने के लिए, सक्सेस होने के जो स्टेप आपने फॉलो किए, वो आप हमें भी शेयर करें, हमारे दर्शकों को भी शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वो जो लोग देख रहे होंगे वो भी मोटिवेट होकर के अब चाहते होंगे कि वो भी इस सफ़र को शुरू करें। अब सबसे पहले तो सफलता का यही है कि आप जितना भी सोचो वो कंक्रीट सोचो। कोई भी काम करो तो ऐसा मत करो कि यार हाँ बस कर दिया, है ना, इतना पढ़ लिया अब इसके आगे। हर काम का इतना एक मोटिव बना के करो कि हम इस काम पे उतरे हैं तो अब हम इसको फिनिश करके लौटेंगे। वही काम आपके लिए और आप उसके लिए हो। बाकी जो काम आपने ऐसे कर दिए कि हाँ ठीक है मिला रास्ते में काम कर दिए, वो चीज का जीवन में कभी काउंट नहीं होगी और आपने उस काम के लिए सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया है और कुछ भी नहीं किया। इसलिए जो भी पाया आपने काम के रूप में या सम्मान के रूप में, उसमें 100% खरा उतरना। और दूसरी चीज ये कि हमेशा डाउन टू अर्थ रहना। कुछ भी हासिल कर लें आप, एक दिन ये सब चला ही जाना है। सबको जिंदगी से जाना ही है। कुछ भी हासिल कर लें, हमेशा डाउन टू अर्थ रहें, अपने बड़ों से हमेशा आशीर्वाद लें। वही आशीर्वाद आपको दिमाग देगा, उसी दिमाग से आपकी किस्मत बनेगी और उसी किस्मत से आप सफल होंगे। इसलिए जितना से ज़्यादा आप ब्लेसिंग ले पाएँ, किसी का बुरा ना सोचें, भगवान आपका भला करेगा। तीसरी चीज़ ये है कि हार्ड वर्क। मैं हमेशा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों पे बिलीव करता हूँ, पर मेरा ये मानना है कि अगर आप खुद को टैलेंटेड नहीं समझते, आपको ये लगता है कि हम टैलेंटेड नहीं हैं, तो पहले आप खुद को टैलेंटेड बना लो, और वो केवल और केवल हार्ड वर्क से होगा। उसके बाद जब आप एक प्रोसेस से गुजर जाएंगे, उसके बाद थोड़े दिन बाद उसी काम को आप करने में थोड़ा कम टाइम लगाएं, वही स्मार्ट वर्क कहलाता है। तो आप धीरे धीरे स्मार्ट वर्क की तरफ सीधे मत जाएं, सीधे मत सोचें कि हमको कितना टैलेंटेड एक ही बार में होना है। ऐसा नहीं है। मैंने भी गेट में एक्सपेक्टेशन रखा था कि मैंने 3-4 साल कोचिंग की है तो मेरी बहुत अच्छी रैंक आनी चाहिए। किस्मत में मेरे नहीं लिखा था। मैं हमेशा टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता था। इनफैक्ट मेरे टीचर हमेशा बोलते थे कि मैं 28 में ही फर्स्ट रैंक ले आऊँगा, 2018 में ही फर्स्ट रैंक ले आऊँगा।
वो नहीं हो पाया। पर मैंने उसको कभी अपने उससे रिलेट नहीं किया कि अब मैं नहीं ले आ पाया हूँ तो कुछ ना कुछ कैसा कुछ नहीं। मैंने ये कहा कि ठीक है, आई विल एक्सेप्ट इट। एंड बहुत सारे रिजल्ट आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते थे? हाँ, मैं जो भी होता था, जो भी मुझसे गलतियां होती थी, मैं सुबह उठते ही, आज भी मेरा शेड्यूल है, मैं 4 बजे उठता हूँ सो के, जब मैं अपने काम की जगह पर होता हूँ। अगर लेट नाइट तक नहीं काम किया है, अभी भी जो भी मैं काम करता हूँ तो मैं हमेशा उसमें 12-1 बजे रात तक, 2 बजे रात तक, अभी मैं कल भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं हम लोग, तो 2 बजे रात सोए थे। अच्छा, ठीक है ना। हमारी जो टीम थी, हम लोग मतलब जो काम भी हम लोग करते हैं, जो काम भी मैं करता हूँ, उसमें मेरा ये रहता है फुली डेडिकेटेड 24/7 ओनली दिस वर्क। मेरी मम्मी भी काफी इससे नाराज रहती है मेरी, मतलब मैं हर सर दो, मतलब जितने भी मेरे अभी भी दोस्त बचे हुए हैं, वो केवल वही बचे हुए हैं जो मुझसे दिल से मानते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये कभी फोन नहीं करते हैं। मैं कभी किसी को फोन नहीं करता। जब फोन करूंगा तो मैं उनसे पूछ लूंगा कि आप फ्री हैं, और उनके लायक काम होता है तभी उनको फोन करते हैं। मुझे अगर लगता है कि इस काम को करने से उनका भी अच्छा होगा, तभी मैं फोन करता हूँ। अननेसेसरी मैंने ना खुद का वेस्ट किया और ना ही कभी किसी और का मैं वेस्ट भी क्या कर सकता हूँ, मेरे पास काम ही क्या है। तो ये सारी चीजें। और 5वीं चीज ये है कि सुबह अगर उठ सकते हैं जीवन में 4 to 12, इसको अपने काम को दीजिए। इसको ना तो आप रिश्ते बनाने में दीजिए, और ना ही अपनी नींद को दीजिए, और ना ही किसी और के लिए दीजिए। इसको आप खुद के लिए दीजिए। अगर कोई आपको काम मिला है तो आपका खुद का ही काम है। आप 4 to 12 मॉर्निंग बिल्कुल एकदम पूरा एक पकड़ के रखिए कि हम जो मॉर्निंग अगर 4 बजे उठते हैं और सुबह 12 बजे तक अपना काम निपटा लेते हैं, तो जो इंसान 8 से 9 बजे सो के उठता है, आप उससे 3 गुना ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। ये आप बिल्कुल याद रखिए। 4 to 12 अगर आप काम करते हैं, ये 8 आवर होते हैं, 8 आवर का वर्किंग ऑफिस होता है। ये इतने प्रोडक्टिव आवर होते हैं कि आपकी लाइफ विद इन द 6 month to 7 month ये चेंज कर सकते हैं। आपने अभी एक बात बोली थी कि अगर किसी चीज में उतरो तो फुली उतर के, हाँ, जब तक खो ना जाए तब तक उतरे रहो। मुझे एक कविता याद आ रही है। जब मैं कक्षा 5वीं 6वीं में था तो मेरी एक मैम थी, एस्ता लाल मैम, हिंदी पढ़ाया करती थी। हिंदी में उनकी अच्छी पकड़ थी। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना खरता है, और आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर मैम आप ये देख रही हो मेरा वीडियो, तो आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो आपने उस समय हमें ये कविता के माध्यम से बताया था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो सामने आज मेरे सामने जीता जागता एक उदाहरण बैठा हुआ है। और वास्तव में मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब मैं मिला, उन्होंने अपनी स्ट्रगल की बातें अभी हमें बताई, तो काफ़ी अच्छा लगा सुन करके कि किस तरीके से अगर किसी चीज़ को अचीव करना है तो कितना स्ट्रगल, कितना ज़रूरी है स्ट्रगल, क्योंकि लाइफ का दूसरा नाम स्ट्रगल ही है। सूरज, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो NITians IITians होते हैं, और वो इस एग्ज़ाम को, रेपुटेटेड एग्ज़ाम को क्लियर नहीं हो कर पाते हैं, लेकिन आपने एक प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर रहे थे और आपने इतना शानदार परफॉर्मेंस कर दिया। अब सर ऐसा है कि मैं बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं NITian है ना, मैं कभी नहीं क्वालिफाई कर पाया तो ज़रूर कुछ ना कुछ उनमें मुझसे बेहतर रहा होगा जो उन्होंने कर दिखाया और मैंने नहीं किया। पर हर किसी की एक इम्प्रूवमेंट लिमिट होती है। कौन कब अपने इम्प्रूवमेंट पर फोकस करता है, ऐसा नहीं है कि जो इंसान 30 तक कुछ नहीं कर पाया वो बाकी के 60 तक कुछ नहीं कर पाया। सही बात है। सफलता इस बात से नहीं डिफाइन की जा सकती है कि जो सफल नहीं हो पाए हैं, जो असफल हैं, वो अब बिल्कुल बेकार है, वो कुछ नहीं कर सकते। धीरू भाई अंबानी बेस्ट एग्जाम्पल। जी जी जी, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो आपको नजर नहीं आ रहे हैं, वो भी सफल है। जो गांव से उठ के आए और अपना दिल्ली में एक मकान बना लिए और बेंगलोर में अपना एक घर खरीद लिए, वो भी बहुत बड़े सफल हैं। क्यों नहीं सफल हैं? गांव भी लोग मकान नहीं बना पा रहे। तो इंडिया जैसे कंट्री में गांव से उठ के आना और यहाँ सारी चीज़ें स्टैंड कर देना, इतने बड़े बड़े बेंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों में, तो दैट इज़ ऑल्सो अ सक्सेस। तो वो डिफिनेशन अलग अलग होती है सक्सेस की। तो आप अपना स्टैंडर्ड जैसे NIT है, IITs है, तो कंपेयर ना करें, आप खुद से कंपेयर करें, खुद को इम्प्रूव करें,
है ना। मुझे पता था कि मैं NITian नहीं हूँ, मैं IITian नहीं हूँ, तो मेरा 1 साल की कोचिंग में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे पता था कि मुझे भी इंग्लिश सीखने में 1 साल लग जाएगा। मैं बहुत क्लियर था अपनी चीज़ों को लेके। मुझे ये चीज़ बिल्कुल फैक्ट पता थी कि मुझे इंग्लिश सुनने में टीचर से, क्योंकि मैं जिस स्कूल में मैं 8वीं पास किया वो नीम के पेड़ के नीचे लगती है। अच्छा। अगर आज भी आप जाके उसका पता करेंगे, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल नवस्ता नाम है, कभी आप पता नहीं बिल्कुल चलिएगा कभी मेरे साथ। बिल्कुल। तो वो उसमें मतलब अगर स्कूल के नाम पर वहाँ पे कुछ प्रेजेंट है तो वो केवल इस नीम का पेड़ है, सिर्फ नीम के पेड़ के हाँ, नीचे। हाँ बिल्कुल। और 8वीं मैंने वहाँ से की और 9वीं 10वीं वहीं गांव से ही की। फिर उसके बाद सरकारी स्कूल का मैं हमेशा छात्र रहा हूँ, है ना। तो वहाँ से निकलने के बाद आप इंग्लिश मीडियम की तरफ जब बढ़ते हैं, जब सुनना शुरू करते हैं चीज़ों को इंग्लिश में, तो एक गैप आता है। कोटा में भी मैंने हिंदी से ही कोचिंग की थी, तो मैंने उस गैप को, मुझे पता था कि मुझे फुलफिल करने की कोशिश करी। मैं अपनी चीज़ों को हमेशा जानता हूँ। मैं कभी किसी को बहुत ऊंचा और खुद को अंडरस्टिमेट नहीं करता, पर चीज़ों को देख के नापते हुए कितना मुझे टाइम लगेगा वो टाइम कैलकुलेट करने की सबसे पहले मेरा यही स्टेप होता है कि हाउ मच टाइम आई नीड टू डू इट। मैं अगर करूँगा इस काम को तो कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने 3-4 बार किया, इसीलिए पहली बार मैंने इंग्लिश सीखी, दूसरी बार मैंने मैथ पे अपना जोर दिया, और तीसरी बार मैंने कॉन्सेप्ट लगाए, सारी चीज़ें निकाली और अच्छी प्रैक्टिस की और रिजल्ट तो है ना। और मगर ऐसा सोच के जाता बाकी कॉलेज के लड़कों जैसे कि अरे वो तो एक बार में निकाल लिए, वो तो मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता। मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैंने किया सफिशिएंट टाइम हाँ। और जैसे कि मैं UPSC भी कर रहा हूँ, तो मैं मैथ कर लिया हूँ। हो सकता है बहुत अच्छा आगे के मेंस के पेपर अच्छे से आए या ना जाए, कैसे क्या होता है, क्या चीज़ें नहीं हो पाती हैं, वो मुझे नहीं पता है, पर इतना जरूर है कि मैं एक ना एक दिन क्वालिफाई जरूर करूंगा। बिल्कुल मन में ठान लिया। एक साल लगेगा, ठीक है, नहीं होगा अगले अटेम्प्ट में निश्चित हो जाएगा। कुछ ना कुछ फॉल्ट्स होंगे, ऐसा तो इतनी कमजोरी तो नहीं है कि मतलब 700-800 सीट में अपन एक सीट ना निकाल, अगर क्वालिफाई करने की बात है। नहीं मन में ठाना है तो उसको आप जरूर ही पूरा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सूरज प्रसाद मिश्रा। सूरज प्रसाद मिश्रा उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए एक मिसाल हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं और हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, क्योंकि सूरज हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हुए और गांव से बिलोंग करते हुए उन्होंने जो कर दिखाया वो वास्तव में असामान्य है। और आपने अभी सुना भी कि उन्होंने कक्षा 8वीं तक नीम के पेड़ के नीचे पढ़ा, और उसके बाद जो उन्होंने किया फिर वो तो सबके सामने है। हम आशा करते हैं कि जो और भी बच्चे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसी तरीके से सूरज को अपना आइडल मानेंगे और अपने करियर को अचीव करने की हर कोशिश करेंगे। मैं एक कोट के साथ एंडिंग करना चाहता हूँ। टू अचीव अ सक्सेस इन द लाइफ देयर मे बी टू फेस लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स एंड डिफिकल्टीज, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव सक्सेस इन द लाइफ। फिलहाल आज के हमारे शो व्यक्तित्व में इतना ही। अब हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी जब हम आपको और भी कुछ इसी तरीके से खास व्यक्तित्वों से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें